अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह मेरा शो देखते रहें। इतना खूबसूरत कराची का जो हसीन मौसम है, आप यकीन करें कल से जो खूबसूरत किस्म का एक मौसम बना हुआ है, मज़े का मौसम, और उसके साथ जो बारिश हो रही है, और बारिश के साथ साथ मैं आज सलाम करना चाहूँगी अपने के इलेक्ट्रिक वालों को कि दिल खुश किया आप लोगों ने कि लाइट नहीं लेके गए। और मैं बार बार सोच रही थी, मैं कह रही थी कि यार पता करो यार वो सारे वहाँ पे ऑफिस में मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के, या घर गए हुए हैं क्योंकि लाइट नहीं बंद हुई। बहुत अच्छा लगा इसलिए कि बारिश के साथ जब लाइट होती है ना तो आप इंजॉय अच्छा कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम जब नेगेटिव बात करते हैं तो पॉजिटिव भी करनी चाहिए कि जब उन्होंने लाइट नहीं लेके गए हम बताएंगे कि नहीं लेके गए। और वाकई कल का मौसम बहुत मज़े का था। सुबह भी जब मैं आई तो हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यकीनन आप लोग भी मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। पर साथ साथ एक ज़रूर एक मुझे लगता है कि ये एक लाजमी सी बात है, मुझे करनी चाहिए कि अगर आपको कोई काम नहीं है तो कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पानी है जगह जगह खड़ा हुआ। और फिर आपको पता है कि अगर लाइट बंद नहीं होती है तो उसका मकसद ये होता है कि कभी भी कोई तार गिरेगी, पानी में करंट आएगा, और अल्लाह ना करे ऐसे हादसे होते हैं कि आपको अल्लाह ना करे करंट लगने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि अगर कोई काम नहीं है तो आप बाहर ना जाएं, और अगर फिर भी जा रहे हैं तो ज़रा खंभों से दूर जाएं, जहाँ तारें हैं बहुत सारी वहाँ नीचे ना खड़े हों, थोड़ा दूर दूर से कोशिश करें सेफ़ रहें, क्योंकि ज़रूरी है ये। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कल भी एक वाक़या हुआ था, वो मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने कहा ज़रूर आपसे बात कर लूँ। उसी के साथ साथ अब आपको मैं मिलवाती हूँ अपने गेस्ट से। और आज सुबह और करते करते मेरे पाँव पे नज़र गई तो मुझे एक चीज़ याद आ गई फ़ौरन से कि सुबह मैंने सोचा कि क्या पता मेरे निकलते ही बहुत ज़्यादा ना तेज़ बारिश हो सकती है, तो फिर वो कीचड़ वगैरह लग जाता है जब आप गाड़ी से उतरते हैं। तो मैंने सोचा यार कोई इस तरह के स्लीपर्स पहन लो कि आपके पाँव तक कीचड़ ना आए, और फिर टाइट्स आप ऊंचा करके पहन लो ताकि आपके कपड़े सेफ हो जाए। तो मैं जब आप बाहर बार बार नीचे देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है, हालांकि मेरे घर वाले कहते तुम टीवी शो करने जा रही हो और तुम ये टाइट्स और ये सारी चीज़ें पहन के जा रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जो यहाँ आएंगे वो भी मेरी फैमिली है, जो देख रहे हैं वो भी मेरी फैमिली है, तो इसलिए कोई मसला नहीं। अच्छा जी, मैं अपने गेस्ट से आपको मिलवाती हूँ। मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब। आप तकरीबन हमारे चैनल पे अक्सर उनको देखते रहते हैं, तो इसलिए ये कोई नया नाम नहीं होगा आपके लिए। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बारिश का मौसम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा मौसम लग रहा है, एंजॉय बहुत कर रहे हैं आप? बिल्कुल कराची में बहुत अच्छा। पिछले 3-4 दिन से गर्मी अभी वो पहले ज़्यादा हुई थी, तो अब हम्म। कुछ बेहतर हो गया मौसम। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको अपने दूसरे गेस्ट से मिलवाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरे टेबल पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत टावल भी रखे हुए हैं, तो मैंने आती बुकिंग कर दी कि अब जब घर में किसी की शादी होगी तो ये वाले कलर वाला लेना है, वो वाले कलर वाला लेना है। वाकई बड़े खूबसूरत डिज़ाइन, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ जब खूबसूरत होती है तो वो अट्रैक्ट करती है आपको, उसके अंदर अट्रैक्शन होती है कि आपकी नज़र फ़ौरन उस तरफ जाती है। तो ये बड़ी इसमें ना अट्रैक्शन है कि मेरा बार बार ना बात करते हुए इस तरफ ध्यान जा रहा है, बड़े खूबसूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गेस्ट से नहीं मिलवा रही, टावल की बातें कर रही है, इसके पीछे भी कोई रीज़न है। मैं इनसे ही बात करके आपको बताऊंगी कि क्यों कर रही है बातें। मेरे साथ मौजूद है आमिर सईद, उनसे आपको मिलवाती हूँ, वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। और कॉटन ट्री हमारा ब्रांड है हम्म। जिसमें हम टॉवल मैन्युफैक्चरिंग करते जी। हैं, जो डिज़ाइनर टॉवल्स हैं आप देख रही हैं। हम्म। इसके अलावा बेडशीट्स हैं, हम्म। हमारा अपना यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग का। और अब हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। पहले हम लोकल मार्केट में ही सिर्फ टॉवल्स दे रहे थे, अच्छा। लेकिन अब इसकी डिमांड एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम इसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस पे हम और भी आपसे बात करते चलेंगे, पर सबसे पहले ये सवाल करूंगी फिर मैं इस तरफ आऊंगी, क्योंकि आज कराची के मसाइल पे भी हमने बात करी। ये मुझे बताएं, ये ब्रांड आपका कितना अरसा हो गया इस ब्रांड को? ये हमारा 15 ईयर हो गए। माशाल्लाह। 15 ईयर से ये ब्रांड हम रन कर रहे हैं। अच्छा। और हम लोग तमाम जितने भी लीडिंग स्टोर हैं पूरे पाकिस्तान में हमारी सप्लाई है। अच्छा। आपके कराची में बिलखुसूस तकरीबन 80% जितने भी लीडिंग स्टोर है इसको हमने कवर किया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में तमाम शहरों में, सिंध में, पंजाब में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तमाम शहरों में हम इसको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इंटरटेन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं, बताएं ये कि कराची के मसाइल जब आ जाते हैं, तो कल बारिश हुई है तो आप कहीं बाहर निकले, आपने देखा कराची कैसा लगा आपको? कुछ बेहतरी लगी? मतलब पानी नहीं था रोडों पे, और इस बार तो थोड़ा मतलब नालों की सफाई भी हो गई थी ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल जब कराची में बारिश शुरू हुई तो उस वक्त मैं एक बैंड में था, तो हम्म। बहुत तेज़ बारिश थी। मैं थोड़ी देर रुका,
मगर क्योंकि अंदाज़ा था कि शायद ये 1 घंटा 2 घंटे जारी रहे तो काम तो नहीं रुकने चाहिए, तो फिर मैं निकल आया उस बारिश में ही। और जितना मैं आया ठीक है, पानी जब बारिश हो रही होती है तो उस वक्त सड़कों पे पानी आता है, क्योंकि उसको निकलने में कुछ वक्त लगता है। और पाकिस्तान के अंदर क्या कि दुनिया के अंदर किसी भी शहर में गांव में जब भी बारिश होती है तो पानी बढ़ना शुरू हो जाता है, अपना लेवल उसका, यानी कि अब स्टार्ट करें कि 2 इंच 2 फुट वो पानी बढ़ना शुरू कर दे, तो कई ऐसी जगह होती हैं जो नीची होती है उसमें ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। बारिश बेशक एक तरह की हो पूरे शहर में, तो असल मसला ये यहाँ पर तो कोई किसी के इख्तियार में नहीं है। जो इख्तियार में चीज़ें हैं वो है कि बारिश के पानी को उसके बाद उसकी निकासी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल पूरे कराची में इक्का दुक्का तो वो तो हर शहर में हर जगह पे होगा, मगर वो वाला हालात नहीं हुए जो कि पहले कराची में होते थे। कुछ टाइम आपने बात की कि बिजली नहीं गई, बिजली पूरे कराची में गई है और बहुत जगहों पे गई है। सिर्फ आपके अगर एक मोहल्ले में या एक गली में नहीं गई, इसका मकसद ये है कि बिजली को हम इस वक्त उसको हम अप्रिशिएट करें। के इलेक्ट्रिक वालों से मेरी दोस्ती हो गई है। वो दोस्ती भी बेशक हो, के इलेक्ट्रिक के खुद जो स्पोक्स पर्सन है वो भी आके ये कहेंगे कि हाँ बिजली। अच्छा, वाकई गई है, काफी जगहों पे गई है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं गई। अतः कि मैं जिस जगह पे मेरा ऑफिस है डिफेंस के अंदर, वहाँ भी बिजली की तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा गई है। अच्छा। वो जानी है, वो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि वो जानी है, क्योंकि जिस वक्त बारिश हो रही होती है तो उस वक्त काफ़ी खतरात होते हैं। हाँ, ज़रूरी भी है वो, बिल्कुल। मगर मेरे जो ऑफिस की लाइट है वो कि 1 घंटा 1.5 घंटा में डिफेंस में आ गई थी, मगर बाद ऐसी जगह थी, गुलिस्तान जोर का मुझे पता है और कई जगहों का मुझे पता है, जो ऐसे इलाके हैं जो मज़ाफ़ात हैं उसमें बिजली कई घंटे नहीं थी, बहुत घंटे नहीं। अतः कि मेरे घर का इंटरनेट बंद था, और अभी आपने बताया कि आपके घर का भी इंटरनेट बंद था। इसलिए बंद था कि उनके लाइट नहीं थी। अच्छा। उनके लाइट नहीं थी, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कब आई उनकी लाइट मुझे नहीं पता, हम किस तरह कि लाइट भी गई थी। तो ये है कि कराची के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर यूँ के तूँ कायम हैं। अगर आपके पास 100 मसाइल हैं तो उसमें से एक हल हो रहा है या हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मसाइल हल हो गए हैं। तो अभी आपस में कोशिशें की जा रही हैं दोनों पार्टियों की ख़ास तौर पर, और एक बीच में तीसरी पार्टी भी कभी ना कभी बीच में अपना बस नाम कर लेती है, बात कर लेती है। अच्छी बात है, बात वो करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में जिनकी गवर्नमेंट है और कराची में ख़ास तौर पर वो मौजूद है, तमाम वज़रा, तमाम पार्लियामेंट, वज़ीर आला, चेयरमैन सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कराची में ही रहते हैं। उसके अलावा दूसरी पार्टी जो फेडरल में बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो लोग भी उनके मैक्सिमम यहाँ पे MNA MP कराची के अंदर हैं। सिंध की अगर बात की जाए या कराची शहर की बात की जाए तो वो भी इस बात पे रोज़ाना लगे रहते हैं कि कराची को हमने सही करना है। और तीसरी मैंने जिसकी बात की थी कि जो थोड़ा बहुत एहतजाज करते हैं, बात करते हैं, वो है जमात इस्लामी। बात तो करती है, अच्छी बात है कि वो कराची का उनके कराची के लोगों के लिए उनके दिल में दर्द है। उनका जब यहाँ पे मेयर था नेमतुल्लाह, उस वक्त भी काम हो रहे थे। फिर बाद में जब यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल थे उस वक्त भी काम हो रहे, अच्छे काम हुए। जब कोई भी शख्स अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल करना चाहिए। ये नहीं है कि वो पार्टी या वो शख्स उस शख्स का ताल्लुक किसी ऐसी पार्टी से है कि हम उसको कहेंगे जी ये नहीं जी काम अच्छा हुआ, उसने किया, उस पार्टी ने भी किया तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। अब क्योंकि अभी मौजूदा गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनको रह गए हैं 2-2 साल। ठीक है। 2 साल में अब इन्होंने अपना जोर लगाना है। अल्लाह करे ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के साथ जेलसी हसद के लिए या किसी तरह भी या कराची के शहर में कराची शहर में काम करवाएं। सड़कें टूटी फूटी हैं, खड्डे नाले, इंक्रोचमेंट और कितनी सारी ऐसी बातें हैं कि वो करवाएं ताकि वहाँ से फेडरल गवर्नमेंट के जरिए हो जाए या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जरिए हो जाए सही। ठीक है जी। इसके साथ साथ मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, मैं थोड़ा सा टावल पे रिसर्च कर लूँ आज, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। मजाक कह रही हूँ। अच्छा, मुझे इसके हवाले से एक चीज़ और पूछनी है आप, क्योंकि ये देखिए ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। तो पहले ये होता था कि जब बच्चियों की शादियाँ होती थी, मैं अपनी खाला की शादी के दौर का सोच रही हूँ, तो हम लोग जब शादी के लिए टावल लेने गए तो हम चाहे थे कुछ फैंसी और कुछ खूबसूरत से टावल मिल जाएँ। तो आपको वो वाली बात मुझे बिल्कुल समझ आई कि वो एक था ही नहीं ना रिवाज, एक वो चीज़ थी ही नहीं।
अब तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होगी कि बच्चियां भी शादी पे, या आप नए जब घर बना रहे हैं तो हर चीज़ नई होती है, जैसे हम कर्टन और जो है कारपेट सारी चीज़ें नए रखते हैं, तो हम लोग फिर सोचते हैं कि टॉवल भी नए होने चाहिए। तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि शादियों के लिए भी कोई बुकिंग वगैरह आपको जैसे शॉप्स वगैरह या कोई भी इस तरह से कहते हैं कि इस तरह के कलर जो है वो ज़्यादा हमें चाहिए, ये कलर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लाइट कलर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है? हमारे यहाँ ब्राइडल्स में जो है वो सबका ब्राइडल, जो भी ब्राइड बनती हैं या जो भी ब्राइडल्स की शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट होता है ब्राइड का मेहरून रेड, हाँ, जो कि सब दुल्हनों का फेवरेट होता है। तो मेहरून और रेड की डिमांड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और हम जब डाइंग करवा रहे होते हैं तो जो इसकी क्वांटिटी होती है इसको डबल करवाते हैं। अच्छा। और जितने भी हमारे वाइंडर्स हैं जो उनकी डिमांड भी होती है कि मेहरून कलर की आप डबल कर दें। ठीक है, हाँ, ये तो कलर मैरून एंड गोल्डन हमारा ज़्यादा चलता है। फिर हमारे जेंट्स के कलर हैं ग्रे, ऑफ वाइट, वाइट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो हमारे पोश एरियाज हैं वो सिर्फ वाइट टॉवल्स यूज़ करते हैं, और जो हमारे दूसरे एरियाज हैं उधर डार्क कलर्स भी चलते हैं। हमारे 12 to 13 कलर्स हैं और सारे हॉट कलर्स हैं, और बड़ी रिसर्च करके ये कलर्स हमने डेवलप किए हैं। हमारी यहाँ के जो लोग हैं वो यूरोपियन कलर्स को पसंद करते हैं, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हर कंट्री के अपने अलग अलग कलर्स हैं। हमारे यहाँ के लोग जो यूरोपियन कलर्स पसंद करते हैं, इस तरह हमने अपने जो कलर्स की थीम रखी हुई है 12 to 13 कलर्स की, वो सारे यूरोपियन कलर्स हैं। और बहुत मुश्किल से और बहुत रिसर्च के बाद ये सारे कलर्स हमारे जो CEO हैं उन्होंने इसको बहुत ही डे बाय डे हमने चेंज करे। इसमें हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत कर ये कलर रिसर्च करके फिर बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी काम के पीछे बहुत मेहनत होती है। अच्छा, ये बताएं, सियासतदान बनने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है? जब हर काम के पीछे मेहनत है, तो इस सियासतदान बनने के लिए कौन सी 3 क्वालिटीज़ जो लाजमी आपके अंदर होनी चाहिए? आज मैं आपसे ये सवाल कर, आज थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं ना, कौन सी 3 क्वालिटीज़? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सच सच बताना है आपने। नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सच बताना। अगर सच बताया जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं बॉर्न पॉलिटिशियंस होते हैं, तो सियासतदान, एक सियासतदान अगर देखें तो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक सियासतदान थे। बिल्कुल। और अभी हमारे मौजूदा इस वक्त भी पार्लियामेंट मेरे ख्याल से 1000 हमारे वज़ीर, MNA, MPs और सेनेटर्स ये 1000 के करीब हैं। तो और उनके नीचे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हारे हुए हैं या नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो सियासतदान बनने के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए, सबसे पहले तो एक एज जो है ना, एज का उसके अंदर होना चाहिए कि ये नहीं कि 25-30 साल का एक नौजवान है तो वो जवानों को हम यूथ की बात करते हैं, वो ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर उनको निचले लेवल पे कुछ सिखाया जाए, यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे उनको वहाँ से शुरू करवाया जाए और फिर आगे उनको बढ़ाया जाए तो वो ठीक है। ये एक आपका सेंटेंस है 2 वर्ड्स का, वो है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जब हम उसका नाम लेते हैं तो उसमें फिर ये सियासत और सियासतदान जो है ना, ये तकरीबन आप समझे कि ये एक शोबा है कई सैकड़ों हज़ारों शोबों में से जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। तो सियासतदान बनने के लिए भी ये बच्चे को स्कूल से भी ये तरबियत देनी चाहिए, फिर कॉलेज से, फिर यूनिवर्सिटी से, और कम अज़ कम सियासतदान बनने के लिए यूनिवर्सिटी की जो तालीम है, जैसे कि कहते हैं ना कि ग्रेजुएट भी बन सकता है, MNA MPA बन सकता है, तो ग्रेजुएशन उसकी लाजमी होनी चाहिए। और मुस्तनद यूनिवर्सिटी से उसकी ग्रेजुएशन होने के बाद अगर कुछ ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं यहाँ पे, उनको भी चाहिए वो अपने यंग जनरेशन जो होगी यूनिवर्सिटी से निकली होगी उनकी ग्रूमिंग करें। एज ए कारकुन आएंगे, वो बैठेंगे, पहले वो सामने बैठेंगे बड़े लीडर के, फिर वो करते करते स्टेज पे आएंगे, फिर वो सबसे लेफ्ट वाली राइट वाली चेयर पे बैठेंगे, फिर वो करते 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 यहाँ पहुँचेंगे तो वो बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो सियासतदान बनने के लिए एक तो फिज़िकली ये जो तरबियत है ये वाली चाहिए, दूसरा तालीम चाहिए। और तालीम का मतलब डिग्री नहीं होनी चाहिए, तालीम का मतलब होना चाहिए कि शऊर। और एक ये 2 बातें होगी। तीसरी बात है कि उस शख्स के अंदर, उस शख्स के ज़हन के अंदर, ज़मीर के अंदर और दिल के अंदर
कौम के लिए, नेशन के लिए, मुल्क के तमाम अवाम के लिए कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि उसके जहन में होना चाहिए कि मैं आऊँगा, मैं जो मेरा पैसा लगा है उसको मैं निकालूंगा और पैसा बनाऊंगा और फिर मैं वापस रिटायरमेंट की मज़े की ज़िंदगी गुजारूंगा। उसके जहन में भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें होगी आपकी, एक होगी आपकी एजुकेशन होगी, दूसरा आपका जो तरबियत होगी, और तीसरा आपके जहन, दिल और ज़मीर के अंदर अच्छी पॉजिटिव जो सोच होती है वो होगी, तो फिर आप एक गुड सियासतदान हैं। हाँ, ठीक ये है। तीन चीज़ें आपको लाजमी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप मल्ले के बड़े वडेरे हैं, चौधरी हैं, नवाब हैं पूरे इलाके के, और आपके पास 40-50 हज़ार आपके नीचे लोग ऐसे हैं जो आपको वोट देते हैं, और आप ऐसे ही चल रहे हैं, और आप घर में बैठे हैं, कोई आप तो आके वो आपके जो मातहत लोग हैं या आपके जो वोटर्स हैं वो आपको वोट डाल देंगे, या आप असम्बली में चले जाएंगे, वहाँ पे पीछे बैठ जाएंगे और आपके 5 साल चले जाएंगे, तो ये एक गलत तरीका है। हाँ, और फिर उसके बाद होता यही है कि फिर आप तबाह कर देते हैं सारी तीन चीज़ों को, बातों के ख़राब कर बाद देते जब भी कोई भी सियासतदान अगर वो इलेक्ट हो जाता है, अच्छा अब इलेक्ट जो जैसे भी हो जाए, पहले तो वो 3 बातों के जरिए अगर इलेक्ट होता है तो बहुत ज़बरदस्त, अगर वो इलेक्ट हो जाए तो उसके बाद जब वो अपनी असम्बली में पहुंचता है तो उस 5 साल में उसको लाजमी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, उसको बोलना चाहिए, असम्बली में बोलना चाहिए, उसको बार बार बोलना चाहिए। कई हमने देखा है 300-400 की हमारी इस वक्त नेशनल असम्बली है, उसमें कई लोग हैं जो सामने नहीं आते, वही 10-15-20 होते हैं जो बात करते हैं, या जो वज़ीर है, कई वज़ीर जो है जिनके पास वजारतें हैं वो भी कोई किसी किस्म की ना कुछ कभी स्टेटमेंट देते हैं, बैठे रहते हैं, इसी तरह आते हैं चले जाते हैं, असम्बलियों के इजलास नहीं अपने वो करते। तो इन तमाम सियासतदानों को चाहिए, पार्टियों को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए, इसके लिए पूरी जैसे कोविड की SOP बना ली, इसकी भी कोई SOP बनाए, कोई इसके कोई टर्म्स एंड कंडीशन बनाए कि ये शख्स आ सकता है। बस वो आर्टिकल 61-62 मौजूद है, उसको भी साथ लगाएं, आर्टिकल 61-62 को भी साथ लगाएं, और बाकी इन चीज़ों को भी, क्योंकि आपने BA की डिग्री अगर रखी हुई है, इसको भी साथ लगाएं, शोर को भी साथ लगाएं, उसको आर्टिकल 61 और 62 के जरिए पहले उसको जज करे। ये जज कोई भी नहीं करता। ये टोटल पिछले 74 साल में एक इमरान खान को इन्होंने अदालत ने कहा था कि आर्टिकल 61 या 62 के जरिए जो है कि ये ईमानदार आदमी, ये कहा था। किसी को ये जज नहीं करना, उसके लिए भी एक पूरी इलेक्शन से पहले जो भी बंदा अपने नॉमिनेशन करवाना चाहता है 2-3 महीने पहले उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई जाए, पहले से 150 सवाल होने चाहिए उसके ऊपर, उसके लिखते हुए क्या क्या, उसके बाद उसकी एक नंबरिंग होनी चाहिए, उसको मार्क्स मिलने चाहिए, उसको परसेंटेज होनी चाहिए, फिर वो सबमिट हो इलेक्शन कमीशन में हो या कोई नया अदारा बनाया जाए, उसमें वो किया जाए कि ये बंदा है, ये इस काबिल है कि ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएं, आपने कहा कलर्स आपके अपने होते हैं, ठीक है, तो मतलब आप डाई भी आपकी मतलब अपनी ही फैक्ट्री में होती है या बाहर से करवाते हैं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप किसी जगह से कलर डाई ये लेते हैं तो उसका ये होता है अक्सर कि कुछ धुलाइयों के बाद कलर फेड हो जाता है, तो ये भी जो प्रोसीजर है आपकी अपनी फैक्ट्री में होता है या बाहर से आप करवाते हैं? डाइंग जो है वो हम बाहर से करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिल है जिधर से हम एशिया की सबसे बड़ी डाइंग से हम डाइंग करवाते हैं, और हमारा जो प्रोसीजर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर है। हम इसको ड्रायर फिनिश करवाते हैं, लिंट फ्री, एजो फ्री। आपने सुना होगा कि अक्सर बेशतर कंप्लेन ये होती है कि जब आप तौलिए से मुंह साफ करते हैं तो आपके रुआं चिपक जाता है। बिल्कुल। तो उसका प्रोसीजर है कि पैसे बचाने के लिए लोग वो प्रोसेस ही नहीं करवाते जिससे लिंट फ्री हो। अच्छा। हमारे टॉवल्स जो है वो हम ये प्रोसेस करवाते हैं, डाइंग के साथ ये प्रोसेस होता है, लिंट फ्री, एजो फ्री और सॉफ्टनर। अच्छा। तो हमारे टॉवल्स आप चेक करेंगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट, वाटर ऑब्जर्विंग, और इसकी वॉशिंग की भी जो है वो टेस्टिंग होती है लेबॉर्ट्री से। अच्छा। जिसकी 100 टाइम वॉशिंग की इसकी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग होती है। वो इसको अश्योर करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड की, इसकी 100 टाइम वॉशिंग इसकी गारंटी होती है कि इसके कलर फेड नहीं होंगे। अच्छा। ये डैमेज नहीं होगा, और लॉन्ग ईयरली जो है 100 वॉशिंग हो जाती है एक टॉवल की। अच्छा। तो इसकी हमारी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग होती है, कलर्स की, डाइंग की, इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। वो सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये प्रोडक्ट आपके सामने आता है। ठीक है जी, सही। अच्छा, इसके अलावा बेडशीट्स का भी है आपका?
जी। या सिर्फ यही है? और इसके अलावा क्या क्या आपकी फैक्ट्री में कौन से आप इसके हमारे हवाले से? पास होम टेक्सटाइल के तकरीबन 30 प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा। जिसमें बेडशीट्स, पिलो, डाइनिंग रनर्स, डाइनिंग टेबल मैट्स, ब्रेड बास्केट्स, टॉवल्स, बेडशीट्स, ब्राइडल बेडशीट्स, कुशन कवर्स, बहुत सारी वैरायटी होम टेक्सटाइल के बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट हैं जो हम ठीक है। किचन टॉवल, हैंगिंग टॉवल्स, टॉवल्स की भी बेतहाशा क्वालिटियाँ मौजूद हैं। कंप्लीट रेंज हम इसको एंटरटेन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपकी तरफ आऊँगी, ये मुझे बताएं कि कराची को एक बड़ा हर जगह से रोना आता है सुनने को कि कराची पानी नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, कराची को पानी नहीं दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जहाँ इतने लोग आबाद हैं वहाँ पानी अगर नहीं होगा तो वहाँ की क्या हालत होगी? सबसे पहले तो ये पानी का जो मसला है, ये एक तो आपके सेंसस जो है ना, मरदमशुमारी, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है कि कराची के जो मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी शो की गई है वो 1,60,00,000 की गई है। तो जबकि कराची की आबादी इस वक्त 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। और एक तो ये मसला सबसे बड़ा मसला है कि जिस वक्त आप पानी दाबे जी पंपिंग स्टेशन से आता है या हब रिवर से आता है, हब डैम से आता है, तो उसकी एक कैलकुलेशन की जाती है कि एक शख्स को एक दिन में कितना पानी ज़रूरत होगा। तो वो 160 जो वो हैं लाख, उनके ऊपर ये कैलकुलेशन की जाती है। ये 2.5 करोड़ या 3 करोड़ पे कैलकुलेशन नहीं की जाती। सबसे बड़ा मसला ये है। सेकेंडली ये है कि आपके पानी की जो तरसील है, उसकी पाइपलाइन हर जगह पे सही तरीके से नहीं पहुंचाई जा रही। और उससे बड़ी बात है कि ये जो हाइड्रेंट लगे हुए हैं ये गैर कानूनी हाइड्रेंट हैं। और उसके ऊपर पिछले दिनों पे आ भी गया कि किस तरह से ये बिक रहे हैं और क्या चल रहा है। तो ये हाइड्रेंट को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, टैंकर्स को ख़त्म होना चाहिए और पाइपलाइन जो है पानी की घर घर पहुँचाएं। पानी की कमी नहीं है, ठीक है। ये इसकी मैनिपुलेशन और इसकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन की गलती है। ठीक है जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। अभी ये सेगमेंट का टाइम हो रहा है ख़त्म और हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, तो मैं आपसे लूँगी इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। जी नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। मौसम इतना अच्छा है कि बस मेरा दिल कर रहा है मैं बातें ही करती जाऊँ। और मैं ब्रेक पे भी बातें कर रही थी, जैसे ही हम आ गए मैं उन्हीं बातों में गुम थी और फिर मुझे अचानक याद आया कि आप मेरे साथ हैं। अच्छा जी, कैसे हैं, कैसा गुजर रहा है आपका आज का दिन? और इतना खूबसूरत दिन, क्योंकि कल जो है आपको जैसे कि पता है कि कल बारिश हुई है, तो बड़े मज़े की बारिश हुई है, तो लोगों ने यकीनन कल बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और आज भी इंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम लोग कराची वाले बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं। किसी तरह के भी हालात हो, हम लोग अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से इंजॉय करते हैं और ये ज़िंदा दिली ही है कि हम कराची वाले जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रिलैक्स और खुश हैं। ये ज़िंदा दिली कायम रखिएगा, इसी तरह आप हिम्मत रखिएगा, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं गेस्ट, मैं टाइम ज़ाया किए बगैर उनको वेलकम करूँगी क्योंकि उनसे भी बात करनी है। साथ हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनसे भी काफ़ी सारे सवाल करने। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वकारुल हसन, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं अक्सर आप उनको हमारे शो पे, मेरे शो पे भी देखते हैं और दूसरे जो हमारा दूसरा मॉर्निंग शो है यासिर का, उस पर भी अक्सर आप देखते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कैस मंसूर शेख, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊँगी, पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन पे बात हम करेंगे आज आपसे। और वैसे भी अभी टाइम है बात करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने कल एक बात सुनी जिससे मुझे ऐसा फील हुआ कि अब हमारे जहनों को ऐसा बना दिया गया है कि अगर 4 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो 4 दिन बाद बच्चों को नहीं, माँ बाप को सोच आ रही थी कि अब फिर लॉकडाउन लगने वाला है और अब फिर सब चीज़ें बंद होने वाली है। अब हम उस तरफ चले गए, अब हमारे जहन उस तरफ चले गए। तो इसलिए अब इस सवाल पर आप जवाब दें, फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपको इन्वाइट करने का। देखिए, क्वालिटी
एजुकेशन को समझने से पहले सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वालिटी। क्वालिटी है क्या, बेसिकली क्वालिटी किस चीज़ को फोकस करता है, और क्वालिटी को अंडरस्टैंड करना थोड़ी सी टेक्निकल होगी, लेकिन क्योंकि आम पब्लिक देख रही है तो मैं इसको आसान अल्फाज में कोशिश करूँगा। देखिए क्वालिटी के दो पार्ट्स हैं बेसिकली देखा है, वन इज द क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा क्या है क्वालिटी एनहांसमेंट। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट अगर कोई चीज़ कंप्लीट हो जाए प्रोसेस के एंड पे हम उसको चेक करते हैं आदर सेग्रीगेशन ये क्वालिटी है या नहीं। दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस टू एश्योर द क्वालिटी ऑन एवरी प्रोसेस, ईच प्रोसेस। बदकिस्मती से अगर तालीमी निज़ाम में देखा जाए तो वी आर स्टिल इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। हम अभी क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेस पे नहीं आए। हम क्या करते हैं कि प्रोसेस के एंड पे क्वालिटी को देखते हैं, मार्क करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उससे टाइम भी वेस्ट, सारी रिसोर्सेज भी जाए। तो हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमें हर स्टेप पे क्वालिटी को एश्योर करना। अगर प्रोसेस का हर स्टेप एश्योर होगा तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा यानी स्टूडेंट जो मार्केट में आएंगे वो एज पर क्वालिटी एजुकेशन आएंगे, स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये आती है कि 3 स्टेजेज हैं अगर आप देखें, एक प्राइमरी, सेकेंडरी यानी स्कूल लेवल, उसके बाद कॉलेजेस एंड देन हायर एजुकेशन, अंडर ग्रेड एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट कर रही है। अब सबसे पहले ये कि मैं इसमें HEC को रिगार्ड करता हूँ बहुत ज़्यादा, HEC को अप्रिशिएट करता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं पूरे पाकिस्तान में सब में एक क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल के नाम से एक ऑफिस बना दिया। पिछले कई सालों से वो काम कर रही है, कई स्टैंडर्ड्स को लेकर वो क्वालिटी मेजर्स कर रही है। तो इट्स ए वेरी नेसेसरी कि अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है तो वो स्टैंडर्ड्स को देखते हुए अकॉर्डिंगली वो देखता है कि प्रोसेस हमारा फ्रॉम एडमिशन टू फाइनल डिग्री अवार्डिंग तक एवरी स्टेप्स को प्रोसेस को वो मीट करता है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एज पर प्रोवाइडिंग बाय HEC एंड अदर्स। वर्ल्ड रैंकिंग की तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से अगेन कि हमारे स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल इन दोनों जगहों पे क्वालिटी एश्योरेंस का कोई डिपार्टमेंट नहीं। आप किसी स्कूल में दिखा दें कोई क्वालिटी एश्योरेंस का कोई ऑफिस है न थे, किसी कॉलेजेस में नहीं है, ना टीचर्स ना ही स्टूडेंट ना पेरेंट उस क्वालिटी एश्योरेंस की फीडबैक और सर्वे और उसके अकॉर्डिंगली उसकी इन्हांसमेंट पे से प्रैक्टिस से नहीं गुजरते यूनिवर्सिटीज़ में आके डायरेक्ट क्वालिटी कंट्रोल। तो ये इनिशियल स्टेज होने चाहिए आपके प्रोग्राम के तौर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा काम वाला से कि काइंडली स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी सबसे बड़ा जो हमारा जो एजुकेशन का सेटअप निज़ाम जो है वो कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा शेकी है। तो स्कूल एंड कॉलेजेस दोनों जगहों पे क्वालिटी एश्योरेंस के नाम पे एक ऑफिस होना चाहिए जिनकी जो जिम्मेदारी हो वो ये हो कि तमाम स्टेप फ्रॉम एडमिशन प्रोसेस से लेकर फाइनल तक रिजल्ट तक उन हर स्टेप्स को एश्योर करें ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्टीमेटली एज पर चैलेंजेस को मीट करके मार्केट में आए। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी प्रोटेस्ट यूसुफ गोड के हवाले से आप कर रहे थे, तो ये मुझे बताएं कि आपको आगे से पॉजिटिव रिजल्ट मिला या आप क्या समझते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आया? देखें, आपके सामने कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और बड़ी मीडिया कवरेज भी की, लोगों ने भी देखा। और ये प्रोटेस्ट उन लोगों ने किया कि जिनकी ना रोडें हैं वहाँ पे, बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। और आज बारिश के बाद आप हाल देखिएगा कि जो बारिश से पहले कुछ नहीं हो सका तो बारिश के बाद क्या पोजीशन होगी। कोई गवर्नमेंट वाला नहीं वहाँ पे आता रहा, कोई MNA MPs ने कोई काम की कोशिश नहीं की। एक ने अगर एक सड़क बना दी 3 साल में, उसने कोई सेवरेज सिस्टम नहीं किया, कोई गलियों का काम नहीं किया, कोई डिस्पेंसरी, उसकी सैलरीज जा रही हैं लेकिन डिस्पेंसरी टूटी फूटी है करीबी, स्कूल खुले में की बिल्डिंग है, सैलरीज जा रही हैं लेकिन कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर, कोई स्कूल नहीं है, कोई बच्चों को कोई लाइफ नहीं है वहाँ पे। वाटर इशू है, कि ऐसी इशू है, आप फील नहीं कर, अगर आप जाएंगी तो आप ये सोच भी नहीं सकती कि पाकिस्तान और कराची का कोई हिस्सा है और वो हिस्सा है जहाँ की लेबर आपकी फैक्ट्रीज चला रही है। तो बहुत जुल्म ज़्यादती और जो उनके ऊपर ज़्यादतियाँ हुई उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट था। और गवर्नमेंट को एक अवेयरनेस का मैसेज था कि आप इस एरिया में भी आएँ, जब आप लोग यहाँ वोट मांगने आते हैं फिर आप इनके पास उसके बाद आप जाते ही नहीं है। बाद 3 साल बाद कोई आपको नजर। और फिर जो सबसे बड़ा इशू इस मुल्क में क्या है, हारने वाला जो होता है, जो पहले बहुत काम कर रहा होता है और फिर जब इलेक्शन हार जाता है तो वो उस एरिया को पूछता भी नहीं है, तो उससे उसकी नीयत पता चल जाती है कि उसका गोल क्या था। और कोई बंदे ना हारने वाले आए हैं तो जीतने वाले भी नहीं आए, जीतने वाले भी नहीं आए। तो ये बड़ा अच्छा। फिर उस पर हमने उनको यही कहा था कि हम इस गारंटी पे वापस जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची एक न्यूट्रल बंदा होता है, ना वो किसी पार्टी का होता है। अगर हम ये कहते हैं कि जी PPP वालों से मिलवा दें या PTI वालों से करवा दें,
तो वो समझते कोई पॉलिटिकल हाँ, बंदा उस बिल्कुल। पार्टी से करेंगे तो वो खिलाफ हो जाएंगे। तो दैट्स द रीज़न कि वी आस्क टू मीट मिस्टर मुर्तज़ा वहाब, क्योंकि आजकल वो काम भी कर रहे हैं। एंड और 31 को हमारी मीटिंग हुई थी एंड टुडे इज़ आई थिंक 4th। तो अभी तक 1% काम स्टार्ट नहीं किया उन्होंने माशाल्लाह। अच्छा। और उनकी फेसबुक पे हम बहुत काम देख रहे होते हैं। और उनके साथ भी जो मैं भी उनको देख रहा हूँ कर रहा हूँ, वो भी मुर्तज़ा वहाब साहब का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि मैं नज़र आ रहा हूँ, और मैं नज़र आने के चक्कर में वो कराची को फिर हरवा देंगे। आपको बना दिया है, आप एक टीम बनाए हर नहीं, एरिया पर की। उनसे लोगों को बड़ी उम्मीद है। अब उम्मीदें मैंने तो प्रैक्टिकल अब देख लेंगे, अभी अच्छा। नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, मुझे भी बड़ी उम्मीद है। अच्छा। और मैं उसी उम्मीद के तहत ही हमने इस प्रोटेस्ट को उन्हीं के थ्रू ख़त्म किया, उन्हीं की वजह से ख़त्म किया। अब जो सबसे बड़ा इशू है कि जी आप काम करके दिखाए ना, कमिटमेंट ऑनर करें। अगर आप कमिटमेंट ऑनर नहीं कर रहे और तो फिर आपसे कौन उम्मीद लगाएगा। कोई आज आप बारिशों में देख लें, मैं अभी DHA क्लिफ्टन से ही आ रहा हूँ, और उन्हीं का हल्का वहीं था जहाँ से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। हर गली में ही पानी है। मैं यहाँ DHA क्लिफ्टन से, आप इसके अलावा क्या एग्जांपल देंगे। और बहुत जगह के ऊपर पानी है कि आप अगर जाके देखें, पूरा शहर विजिट करें, तो इसका मतलब है कि इन्होंने रेन से पहले कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया। हमने 25 मार्च को एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें हमने गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप बारिशों से पहले प्रेपरेशन कर लें। वी वर एक्सपेक्टिंग कि जुलाई में बारिश बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ने इतनी कोशिश नहीं की और उसी हिसाब से छोड़ दिया लोगों को। और अभी भी यही हुआ है कि लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं। और आप देखें कि एक एक एरिया में अगर पानी आ जाता है तो हज़ारों घर डूबते हैं, बिल्कुल। फर्नीचर हर चीज़ डूब जाती है। फिर गरीब आदमी ये बना नहीं सकता। बाकी मैं आपके चैनल के थ्रू एक ज़रूर मैसेज दूंगा कि आप लोगों को पता है कि MA जिन्ना रोड के ऊपर ताजिर लोगों ने भूख हड़ताल की है। बहुत अच्छा ये स्टेप है ताजिरों का, बहुत बोल्ड स्टेप है। और क्या कर सकते हैं, हर अगले दिन आप जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कभी आप लॉकडाउन लगाते हैं, कभी कंटेनर लगाते हैं, कभी डबल सवारी पे पाबंदी लगाते हैं, कभी मोबाइल सर्विस बंद कर देते हैं, कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी KSC का ब्रेकडाउन आ जाता है। ज़िंदगी में क्या छोड़ा क्या आपने। मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट को कहेंगे हम, क्योंकि वी आर इन सिंध, कि भाई कारोबारी लोगों को आज़ाद कर दें, उन्हें काम करने दें। आप उन्हें काम नहीं करने देंगे तो आप तो फौरन भागते हैं IMF की तरफ, आप तो फौरन लेने चले जाते हैं लोन्स इधर उधर, वर्ल्ड बैंक आपको दे देता है। एक ताजिर बैठ जाएगा तो उसके लिए क्या है, आपके रूल रेगुलेशन इतने हैं कि ताजिर की हिम्मत ही नहीं होती लेने की। आप कराची को आज़ाद छोड़ें, लोगों को काम कर रहे थे। पाबंदी लगाने के बाद अगर आपने लगानी है तो हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दें, उनके पूरा बिजली गैस सारे बिल्स को माफ़ करें, उनके बैंक लोन्स माफ़ करें, तो मज़ा आता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं। आपसे पुलिस को यूज़ करके लॉकडाउन करते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। ना आप कोई कराची को बना सके हैं, ना आपको एक एरिया की एग्जांपल दे सकें, ना आप बसें ला सके हैं। मैंने मुर्तज़ा साहब को ये भी कहा कि आप टूरिस्ट बसें 8 ले आएँ कराची में। आपसे 1000 बस नहीं हो रही। एक आइडिया था, सजेशन थी कि कम से कम CVU पे दिखाएं, शारे फैसल पे टूरिस्टों का का मज़ार देखते हुए डिफरेंट चीज़ें। आप मैरियट साइड पे फ्रेयर हॉल पूरा एक बना के वही देते हैं। 8 से 10 टूरिस्ट बसें होंगी कराची में, कुछ नज़र तो आएगा कि कुछ हो रहा है, एक स्टाइलिश है। लेकिन बहरहाल किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है और स्ट्रेटली गवर्नमेंट हार चुकी है, गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिए हुए हैं। अब वो एक सर्वाइव कर रही है नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, जो समझ आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम ये नहीं बना सकते। तो बहुत ज़्यादती हो रही है। और आप सारों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ताजरों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि कल बारिश में भी सारी रात वो लोग बैठे रहे MA जिन्ना रोड पे, और उनकी जीत पूरे सिंध की जीत है। और वो जीत के निकलेंगे तो समझें आपके कारोबार बिजनेसेस को खुलवा के निकलेंगे जो उन्होंने अकीदा किया हुआ। क्योंकि ताजर एक्शन कमेटी का है, तो वहाँ पे जो एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं। तो उसमें हम भी विज़िट करते रहे, हर कोई जा के 1 आवर 30 मिनट्स 20 मिनट्स ज़रूर स्पेंड करता है और उनके साथ इज़हार यकजहती दिखाता है। तो आप भी ज़रूर इस टॉपिक को ज़रूर आगे भी कीजिएगा। ज़रूर बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमारे मुल्क में डिग्री हासिल करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती। ऐसे लोग तो मैंने खुद काफ़ी सारे देखे हैं कि एक अगर मिडिल क्लास फैमिली से बहुत मुश्किल से डिग्री हासिल करने के बाद वो बच्चा अगर वो डिग्री लेके घर पे ही बैठा हुआ है, उसके पास जॉब नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिग्री की मिसाल कैसी है, फेक डिग्री या फिर डिग्री की अगर वैल्यू ऑफ डिग्री रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, किसी डिग्री की वैल्यू की उसकी इफेक्टिवनेस उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो
उसकी मिसाल जस्ट लाइक ऐसी है कि जैसे जाली करेंसी, ठीक है, उस करेंसी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट किस्मत ही हमारा जो माशरे में, हमारे जो इंस्टीट्यूशन में और जो तालीमी इदारों में जो तालीम दी जा रही है, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन नॉट नॉलेज। हम नॉलेज नहीं दे रहे, हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और उसके तहत अगर आप देखा जाए तो एक ILO का जो डेटा हमारे मेरे पास उस वक्त, जिसमें 1% जो है जो मिडिल ईस्ट जो लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, 1% जो है वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हमारे पास, 1%, 2% है नर्सिंग और टेक्निकल स्टाफ, अच्छा, जो 2%, और इट्स रियली सरप्राइज 97% जो है हमारे पास अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड जो भी जाते हैं, यानी वी आर प्रोड्यूसिंग द लेबर। तो उसकी वजह ये है कि हम वो चीज़ बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं जो कि जिससे उस डिग्री की उसकी क्वालिफिकेशन उससे रिफ्लेक्ट हो। अगर इंजीनियर्स है तो इंजीनियर्स को हम क्या दे रहे हैं, इंजीनियर्स को हम थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, हमारे स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें नहीं हो रही कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। डिग्री के बाद बच्चों को जॉब इसलिए नहीं मिल पा रही है कि वो उसके डिग्री के रिफ्लेक्शन जो एक्सेप्ट करता है इंडस्ट्री उसके लिहाज से नहीं। करिकुलम डिज़ाइन के अंदर ना हम इंडस्ट्री से लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारे सलीम अबीद यूनिवर्सिटी में हमने करिकुलम के अंदर तमाम जो भी इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं उनको हमने बजाता हमने अपने स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर उनका नाम डाला हुआ और उनको हम बुलाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। उनकी फीडबैक की रोशनी में आप अगर करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो आपको सही मानव ये पता चलेगा कि इंडस्ट्री में इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी मिसाल एक और चीज़ है इसमें, ये बुकिश नॉलेज हम प्रोवाइड तो कर रहे हैं बच्चों को, बच्चे बुकिश, क्योंकि इसमें बहुत सारी, अगर ये चैप्टर्स देखा जाए ना एक डिग्री के बाद, ये बहुत बड़ी रिसर्च है कि एक तो निसाब प्रॉपर हमारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या इंडस्ट्री साइड हो। दूसरी चीज़ है हमारी जो करिकुलम है उसको कैसे डिज़ाइन किया। तीसरा, टीचर डिलीवर क्या कर रहा है, क्लास के अंदर जो टीचर डिलीवर कर रहा है वो उस पर हम टीचर्स की डिलीवरेबिलिटी को देखते नहीं है, जज नहीं करते हैं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब, ठीक है, वो टीचर के स्वावजीत पे कि वो 2 घंटा 3 घंटे जो क्लासेस में गुजार रहा है वो किस तरह से गुजार रहा है, क्या बच्चों को नॉलेज डिलीवर कर रहा है। और बीइंग ए टीचर, मैं टीचर को भी इसमें वो नहीं कहूँगा, टीचर्स को भी हमें मोटिवेट करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी। तो इस बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसका रिफ्लेक्शन आएगा बच्चों के जॉब पे और उसकी ये समझ लें आउटकम ऑफ द डिग्री के आउटकम का है। तो डिग्री के आउटकम के लिए ज़रूरी है सबसे पहले इसको पूरा इसको एनालाइज किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करिकुलम डिज़ाइन किया जाए, उसको डिलीवर किया जाए। उसकी अकाउंटेबिलिटी तो नहीं कहूँगा मैं, इसमें ये कहना चाहिए कि उसकी असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन करनी चाहिए कि प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है जो हम चाहते हैं, ठीक है। और देन स्कॉलरशिप्स के हवाले से बच्चों को, प्रोजेक्ट के हवाले से बच्चों को भेजना चाहिए, डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, लाइजन करना चाहिए इंडस्ट्री से, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर से उनको लिंक करना चाहिए, जिससे उनको पता चलेगा वाकई में बच्चे जो थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है मार्केट में या नहीं। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, ये बताएं आपके मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ तो प्रॉपर एक मीटिंग हुई है ना, आप बैठे, कैसे इंसान है वो? अच्छा, मैं आपकी बात थोड़ा सा, एजुकेशन आजकल एक्सपेंसिव इतनी हो गई है कि पहले जो गरीब का बच्चा आपको देखेंगे, जो गरीब फैमिलीज़ के कोई ना कोई वो भी एक जो है एक निकलता था डॉक्टर, इंजीनियर, अब अफोर्डेबल नहीं रही जिसकी वजह से। और डिग्री का इस मुल्क में सबसे बड़ा इशू ये है, ओनर के रिश्तेदार, ओनर का साला सबसे पहले लगता है जॉब पे, तो असल मेरिट के ऊपर ये वो नहीं देते। दूसरा, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस के स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया है, और जो एरिया में आप चले जाएं वहाँ पे देयर इज़ नो कॉलेज इन औरंगी में कोई कॉलेज, इतने टैलेंटेड हैं लेकिन वो वैगन पिक एंड ड्रॉप ही नहीं अफोर्ड कर सकते कि अगर बाहर कोई पढ़ाना जाए प्राइवेट। और फिर कोरोना ने भी और मार दिया, तो और फिर जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल के बहुत अच्छे होते थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, अब वो भी कमर्शियल हो गए। जैसे डॉक्टर्स नहीं होते कि जी शाम को मेरे पास इधर आ जाइएगा, मैं वहाँ चेक करूँगा, अब टीचर्स का भी ये इशू हो चुका है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। तो जब तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज स्टैंडर्ड की नहीं होंगी और प्राइवेट लेवल के टीचर्स नहीं आए होंगे, तब आपकी एजुकेशन और आपकी डिग्री की वैल्यू होगी नहीं। आज जो डिग्री बाय करते हैं वो अमीर लोग हैं, वो अपने रिलेटिव्स की फैक्ट्री में उनको लगा देते हैं, और मेरिट वालों के लिए कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो रियासत मदीना के लिए बोलते हैं, उन्हें ये करना चाहिए कि हर गवर्नमेंट का जो बंदा जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ाए, कॉलेजेस में पढ़ाए, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए, तो ही उसका स्टैंडर्ड हाई हो सकता है। जब उसका बच्चा जाएगा, उसका बेटी जाएगी, तो अदरवाइज देयर इज़ नो अदर वे। मुर्तज़ा वहाब साहब से आपकी बात पे आते हैं, मुलाकात हुई,
तो मुझे एक उम्मीद थी और उम्मीद है कि वो करेंगे काम, लेकिन ही इज़ जस्ट अ सिंगल मैन, और वो जो करना चाह रहे हैं वो अकेले करना चाह रहे हैं। पर अकेले तो यहाँ काम मैं नहीं नहीं होता। पॉसिबल समझता कि वो सक्सेसफुल होंगे। मैं देख रहा हूँ उनकी बॉडी लैंग्वेज, और एक बंदा कितना टाइम दे कितना, सकता है। बिल्कुल। और कराची के क्या वो सुबह 5 बजे निकले और रात को 3-4 बजे और 1-2 घंटे के लिए सोए, तो ये इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुर्तज़ा साहब इतना काम कर लें। वो भी इंसान है, इज़ ह्यूमन बीइंग, फैमिली है, बच्चे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जब तक चीफ मिनिस्टर साहब या बिलावल साहब मुर्तज़ा साहब को एक टीम नहीं देंगे, कुछ डालें लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रॉपर डालें, और मुर्तज़ा साहब भी रिलाय करें दूसरों के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये आ चुकी हुई है कि कोई भी एक काम करता है तो वो कहता है मेरा फोटो सेशन हो, मेरा ही नाम चले, मैं ही दिखाऊं ये काम मैंने किया। इस बेस के ऊपर मुर्तज़ा साहब फेल होंगे, हाँ। मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अभी भी बारिश में मैंने देखा तो उनकी टीमें कहीं पहुंच नहीं सकी सेम डे। अब वो आज कहीं भेजेंगे, कल भेजेंगे, जहाँ जहाँ मीडिया दिखा रहा होगा वहाँ पे दौड़ते हुए जाएंगे। उनको ये चीज़ें एडवांस में चलना है, और अगर इन्होंने ये पॉलिसी एडवांस की रखी तो कर सकेंगे। अब उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है एक डिस्पेंसरी की, यूसुफ गोट में एक जो डिस्पेंसरी अच्छा। बिल्कुल खंडर बन चुकी है, अच्छा। वो हमने उनको पिक्स दिए हैं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल डिस्पेंसरी का करूँगा। उन्होंने कहा कि जितना एरिए का कचरा वगैरह वो मैं सारा रिमूव करूँगा। आज 5वां दिन है, कोई बंदा नहीं आया। अच्छा, वो कोई अभी अच्छा, इस 5 दिन में दोबारा आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई है? नहीं, या हुई है? देखें एक बंदे को हमने बता दिया, हाँ। और ही इज एडमिनिस्ट्रेटर, ही नोज हिज जॉब। नहीं, फिर भी अब हम कोई next- किसी की हम कॉल इस- वहां से आई? नहीं, उन्होंने हमें कहा था कि डी वाले करेंगे। अच्छा। एक दिन सेम डे में कांटेक्ट हुआ। अच्छा। उसके बाद देखे ना, हमें तो रिजल्ट नजर आ रहा है ना। हाँ। डिस्पेंसरी के ऊपर कोई विजिट नहीं हुआ 5 डेज। ठीक 5 है। डेज अच्छा खासा 120 डेज आवर्स होते हैं। हाँ, ठीक है। गार्बेज का उन्होंने कहा था कोई स्टार्ट नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल पेपर कोई रिमूव हुआ वहाँ से। उन्होंने कहा था कुछ रोडों का वो हम देखेंगे, क्या कोई नहीं हुआ। ठीक है अब जी। नेक्स्ट वीक के ऊपर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ठीक है कि जी। शायद वो आएँ, लेकिन मैं आपके थ्रू उन्हें मैसेज ज़रूर दूंगा कि अपनी टीम बनाएं। ठीक है जी, अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक जब आ जाता है फिर मजबूरी हो जाती है ब्रेक लेना। तो अब लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि वो एकदम ब्रेक आ गई थी, वही बात जहां वो सिलसिला रुका वहीं से शुरू करते हैं। तो बस हम मुर्तज़ा वहाब साहब की बात कर रहे थे। उनको एक टीम रखनी चाहिए अपने साथ, जो वो वाली टीम रखें जिसमें कैपेबिलिटी हो 20 आवर्स 22 आवर्स काम करने की। क्योंकि जब ये ऐसा क्राइसिस आता है तो फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं दिन रात गवर्नमेंट काम करे। अब शिफ्ट्स में टीम चलाएं, लेकिन आप अगर अकेले भागते रहेंगे तो आपके ऊपर भी उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी और आप पहुंच नहीं सकते। नहीं, और बिल्कुल। कराची में आप ये देख लें कि आपने जब डिमांड की जी 1100 अरब चाहिए, फिर किसी ने कहा इतने हज़ार अरब डॉलर चाहिए, तो इसका मतलब है कि कराची आपके हाथ से निकल चुका। कराची इजी नहीं है। इवन मैं अगर औरंगी, सरजानिया, मंगू पीर चले जाएं, वहाँ की रोडें ऐसी टूटी हैं मंगू पीर की, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, वो एक रोड नहीं बना। अभी पिछले दिनों 4K राउंड अबाउट की रोड बनाई गई वहाँ के PTA की, मैंने पता नहीं क्या नाम है उनका, तो वो अब टूट चुकी है। अच्छा। अब राउंड अबाउट से अब आप बताएं वो कैसे करेंगे। अभी फौरन ही 1 महीने के अंदर टूटी है तो 3 मंथ्स के बाद क्या होगा? क्या होगा? अब बारिश होगी, लोग अच्छा, अब ये लोग ना रोडों की कंस्ट्रक्शन भी बारिशों के करीब करते हैं कि बाद में ब्लेम भी बारिश को दें। बारिश को दे दें। अब वो उस तरीके, अभी इवन कल फेसबुक पे चल रहा था कि बारिश हो रही है, रोड बन रही है। अब आप बताएं कि बारिश के साथ साथ वो सड़क बना रहे हैं, क्या इन लोगों ने बनाया हुआ है? अच्छा, ये देखें कि हादसे भी होते हैं, जब रोड अगर टूटी फूटी होगी तो हादसे भी होंगे, और उसके साथ साथ अगर कोई बीमार है, कोई हार्ट पेशेंट है या कोई इसके अलावा है, अगर उस रोड से वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो वो जिस तरह के झटके लगते हैं तो वो भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो यहाँ पे तो कोई सिस्टम है ही नहीं कराची में। हमने यही यूसुफ कोट का और मंगू पीर की बात की कि वहाँ पे इतने गड्ढे हैं जैसे पहाड़ी इलाके में आ गए हैं, कोई सेवरेज सिस्टम नहीं है। इवन कोई प्रेग्नेंट लेडी भी हस्बैंड के साथ बिल्कुल, बाइक मैं में यही जाती कहना है, चाह रही तो इतनी डेंजरस पोजीशन हो चुकी है। बहरहाल मैं गवर्नमेंट को एक और मैसेज दूंगा कि आपके पास फंड नहीं है तो आप रोडें मत बनाएं, रोडों की रिपेयर कर दें। आप जो गड्ढे हैं जो टूटी उसको बना दें। आप क्या करते हैं कि अगर 1 किलोमीटर में 4 स्पॉट्स डेंजरस हैं, आपने फंड के लिए रोड पूरी बनानी है, आपके पास पैसा नहीं है, आप फेडरल को भी कह रहे हैं, फेडरल आपको कह रहा है। देखिए कोरोना गवर्नमेंट्स में भी तो आया हुआ है ना,
सिर्फ हमारे ही नहीं, बिजनेस इफेक्ट, गवर्नमेंट भी इफेक्ट होती है, वो जैसे भी सर्वाइव करें। लेकिन ये रिपेयर शुरू करवा दें, ये नई कंस्ट्रक्शन हर चीज़ की रोकें, पुरानी चीज़ों को आज देखें, आज लंदन प्रॉपर रिपेयर पे चल रहा है। कहाँ आपको फौरन सड़क मिलती है, स्नोफॉल के बाद आप चले जाएं किसी भी जगह, यूक्रेन चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वो रिपेयर कर रहे होते हैं और पूरी सड़क नहीं एकदम खोलते। इन्हें चाहिए पूरे एरिया की, पूरी कराची की टीमिंग करके नई सड़कें रोकें, पुरानी सड़कें रिपेयर। और रिपेयर भी अगर इन्होंने ऑनेस्टली पहले सड़क बनाई है तो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है वो फ्री में कर देगा इनको रिपेयर। उस बंदे ने 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उठाया होगा रोडों का, वो 10 लाख रुपए के लिए क्या इनसे पैसे मांगेगा? पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, जब ये कॉन्ट्रैक्टर से ये जिनसे करवाते हैं और अगर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद कुछ तो सुनाई देता है कि 1 महीने बाद भी रोड खराब हो चुका है, टूट फूट चुका है, तो ये दोबारा फिर उसकी तरफ क्यों जाते हैं? क्यों ये उन्हीं की तरफ जाते हैं कि जो काम सही नहीं कर रहे? फिर अवाम जो है उसको मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है क्योंकि पैसा तो लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर उसके बाद अवाम मुश्किल में आती है। देखिए टीम है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी की टीम है कि कॉन्ट्रैक्ट उसी को जाने हैं, उसी से बनने हैं, उन्हीं को करना है, तो उनका फिर पैसे का लेना, मतलब अपना अपना देखना है। हाँ, तो बस वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर आप एक रोड बना रहे हैं उसकी वारंटी लें कि कितने अरसे तक उस अरसे में जितनी डैमेजेस होंगी वो बंदा फ्री करेगा। दूसरा, आपके राउंड अबाउट्स हैं, आपने थोड़ी सी कुछ तो दिखा दें, आप एक टीम बना दें हर एरिया की, जैसे हर डीसी के साथ करें कि जितना राउंड अबाउट है आपके एरिया में उसको अच्छा कर दें, तो समझेंगे कि लोगों को एक कुछ तो नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आ रहा लोगों को कराची में होता हुआ। कराची में बसें भी आ जाएंगी तो इनके पास चलाने का सिस्टम नहीं होगा, वो थोड़ी देर में खराब होंगी तो कहेंगे जी वर्कशॉप का भी इन्होंने एडवांस में मैनेज नहीं किया होगा, तो जो वहाँ के उनके वर्कशॉप की लेबर होगी वो बाहर से मंगाएंगे कि जी ये तो बाहर का सिस्टम है, ये फिर खराब कर देंगे। हर काम ये एडवांस में करें तो इंशाल्लाह ताला कराची हो सकता है। कराची इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, मैं अगर यूसुफ गोट में मेरी टीम है, वो एक दिन में एक गली तैयार कर देती है, जिससे सेवरेज सिस्टम ये सारा खत्म हो जाता है। कि मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ कि मैं अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करूँ, अरबों रुपए की मेरे पास मशीनरी हो, मैं एक लिमिट में अपनी मदद आपके तहत कर सकता हूँ। जब हमारे आम लोग एक दिन में एक गली तैयार कर देते हैं जिससे उस रहने वाले 70-80 घर वालों को लाइफ मिल जाती है और रिलैक्स मिल जाता है, पानी कीचड़ छप्पड़ ख़त्म हो जाता है, सफाई हो जाती है, तो क्या गवर्नमेंट हर एरिया में एक टीम को एक माह का भी टाइम दे तो आई स्वेयर कि वहाँ पे कोई आपको कचरा ये चीज़ें नजर नहीं, जस्ट इन 1 मंथ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब आपने लॉकडाउन लगता है और आपने 6-8 बजे शॉप्स बंद करवानी है तो तब वो चीज़ आप कर सकते हैं कि पुलिस वाले खड़े होके बंद करवा देते हैं, और जिसको आपने जिस शॉप को ज़रा ज़्यादा टाइम देना तो वो भी हो जाता है। जब आप ये काम कर सकते हैं तो फिर ये काम क्यों नहीं कर सकते? शादी हॉलों का इंडोर इन्होंने बंद किया हुआ है, हाँ, रेस्टोरेंट्स का इंडोर बंद किया। अब आप एक चीज़ शादी हॉलों का ले लें, 2 आवर्स का टाइम आपने दिया हुआ, 8 से 10 o'clock तक वेडिंग्स है, उस 2 आवर्स में 45 मिनट्स की गैदरिंग है, और आपने अगर 300 की एक उनको दी हुई है, 300 में 150 180 एट ए टाइम आते हैं, और 1000 की कैपेसिटी का हॉल है उसमें 180 लोग आ रहे हैं, तो आप बताएं आपके लिए तो सबसे इजी गोल मेंटेन ही शादी हॉल है। आप उसको बंद करते हैं, जबकि आप ये देखें, आप इनकम टैक्स ऑफिस किसी ऑफिस में जाएं, एट ए टाइम 500-700 बंदा आपको सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मिलेगा। आप ये बताएं, हर जगह कोरोना है तो मीडिया में भी है, कोरोना है पुलिस में, फोर्सेस में, हर फोर्स में है, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो आप उसको तो नहीं बंद करके बैठे हुए, जो आपने बिजनेस बंद कर दी। बिजनेस है तो ये गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट चलेंगे। कराची आप कहते हैं पूरा पाकिस्तान चलाता है, जब आप इलेक्शन लेते हैं, जब आपको फंड चाहिए होता है, तो कराची को पूरा करने दें, आप ताजरों को काम करने दें। ताजर आपसे कोरोना वैक्सीन नहीं मांगते। अभी आप रेस्टोरेंट एसोसिएशन वालों ने बड़ा अच्छा एक बनाया हुआ था वैक्सीन का सेंटर, वहाँ पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क में, बड़ा ज़बरदस्त था कि एशिया का सबसे खूबसूरत होता है। आप बताएं, ताजरों ने किया ना। जब ताजर आपके हाथ में हाथ मिला के अच्छे कामों में आपके साथ हैं तो लेट देम वर्क। आपको 2 घंटे पहले बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि क्राउड ज्यादा हो जाता है, बल्कि टाइम बढ़ा दें आप ताकि लोग कम निकलें। जो
बिजनेस कम्युनिटी है, जो लोग काम वाले हैं, उन्होंने सबने वैक्सीन तो 100% लगा लिए। बिल्कुल। बाकी जो एजेस वाले रह गए वो रह गए। हाँ। उसके लिए आप कभी लॉकडाउन का सोचते हैं, कभी आप मार्केट्स का टाइम है, कभी 2 सेफ डेज करें। अब आप देखें फ्राइडे ले लें, फ्राइडे को नमाज जुम्मा होता है, उसके बाद दुकानें खुलती हैं। आप अगर एक सेफ डे भी रख लें, चलें कोई भी, आप फ्राइडे का सेफ डे रख लें, संडे को उनको पूरा दिन काम करने दें, बिल्कुल। सेल आपकी बढ़ेगी, दुनिया में आप वापस आएंगे। इस वक्त यूके वापस आ चुका है, अमेरिका में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब जो जाना है उसने जाना है। अब हमें आज़ादी ले लेनी चाहिए कोरोना से। अगर हम आज़ादी नहीं लेंगे तो आपका एक तबका तो जिंदा रहेगा, बाकी सब कोरोना की बगैर बिजनेस ना होने से ही मर जाएंगे। तो आप हुकूमत किसकी होगा के करेंगे जब आपके सामने अवाम ही नहीं है। अवाम के लिए आप कर रहे हैं तो उनको काम करने दें, स्कूल्स चलने दें, रेस्टोरेंट्स इंडोर चलने दें, हर बंदा वैक्सीनेटेड आप। अब आपकी मेजॉरिटी जो रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सकती है, जो बिजनेस कर रही है, तो दे आर फ्रॉम द पॉश एरिया, रिच पीपल, जो ये लोग सारा करते हैं, जो जिनकी अर्निंग्स भी हैं, तो दे आर ऑल आर वैक्सीनेटेड। और जिसने नहीं कराई होती तो वो अब घर से जाता ही नहीं है, बिल्कुल। तो आप सेफ कराची में बैठे हैं, सेफ सिंध में बैठे हैं, आपको आज से पूरी रिस्ट्रिक्शंस खत्म करनी चाहिए। और जो ताजिर भूख हड़ताल पे बैठा है उनके साथ आज आपको मुज़ाकरात करने चाहिए। उनकी जिंदगी से ना खेले, उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्त कर दिया है कि भाई ये खुलवाएंगे तो हम जाएंगे, और इनका आपको साथ देना चाहिए और बिजनेस को ऑन करना चाहिए दोबारा हर तरीके से। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से कोविड-19 कोरोना, उससे जैसे ही एकदम से एक चीज़ होती है ना कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ हो रही होती है तो इंसान तैयारी कर लेता है उसके लिए। अब जब एकदम से कोरोना आया तो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में कोई भी इस सिचुएशन को फेस करने के लिए पहले से तैयार नहीं था। पर हर जगह आप अगर अब देखें तो अब एक सिस्टम बन चुका है, पर पाकिस्तान में वो सिस्टम बनने का मुझे लगता है कि ना सोचा जा रहा है और ना सोचा जाएगा। अब आप देखें कि जिस तरह से एक 4 दिन के लिए स्कूल खुलते हैं, फिर वो लॉकडाउन हो जाता है, फिर स्कूल बंद हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि तालीम का क्या मुस्तकबिल है अगर इसी तरह से होता रहा? देखिए, कोरोना के हवाले से मैं बताऊं, कोरोना है तो एक हकीकत है, हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोरोना को हैंडल किस तरह किया जा रहा है, ये सबसे गवर्नमेंट लेवल पे या एज ए पब्लिक लेवल पर तो किस हैंडल किया जा रहा है। लोग एक्सेप्टेंस करते करते बड़ी मुश्किल से, कहा ना बिल्कुल सही कि अब सारी चीज़ें, इनकी बात बिल्कुल 100% सही है कि सब चीज़ें हो चुकी हैं, लोग वैक्सीन हो गए, कन्विंस कर दिया अपने लोगों को काफ़ी हद तक। जिन्होंने नहीं करना, कन्विंस नहीं होना, उन्होंने नहीं होना, ठीक है। बट असल में कोरोना की हकीकत को एक तरफ सामने रखते हुए उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल सोच की जरूरत है। अब हो ये रहा है कि जिस तरह मैं स्कूल और कॉलेजेस पे आ रहा हूँ, स्कूल के हवाले से, पर्टिकुलरली स्कूल के हवाले से जो है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ऑनलाइन के हवाले, ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो गया, फिर स्कूल बंद कर दिया जाता है, फिर चंद अल्टरनेट डे के लिए खोला जाता है, फिर वो बंद रहता है। मदर्स जो है, बेसिकली माएँ जो हैं, क्योंकि हम लोग तो चले ऑफिस चले जाते हैं, उनके साथ ये होता है कि किस दिन चलाना, बच्चे भी कंफ्यूज बैठे हैं। बिल्कुल। नॉर्मली मैं ये बात रिकॉर्डेड कहता हूँ कि नॉर्मली 50% बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस को इफेक्टिवली देख रहे हैं। इफेक्टिवली क्या, वो समझे रूटीन पूरी कर रहे हैं। होता ही है कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो एक अप्रिशिएट करना चाहिए, पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं। देखें, मैं कहीं हर चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री के बावजूद बहुत जल्दी IT सेटअप पे आ चुका है इस वक्त। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल लेवल तक भी, छोटे प्राइमरी लेवल तक भी ऑनलाइन क्लासेस घरों घरों में शुरू हो चुकी हैं। लोग इससे अवेयर हो गए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती है, चीज़ें टेक्निकली साउंड हो चुके हैं लोग। बट हमारे इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ना किसी को ट्रेनिंग दी गई, ना इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ना टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, प्रोवाइड की गई प्रॉपर। टीचर खुद टीचर के लिए फिर आप मुझे ये बताएं कि जब ट्रेनिंग नहीं है तो टीचर्स क्या बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से देंगे? टीचर्स की भी एफर्ट्स है और बच्चों की एफर्ट्स है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट लेवल पे, और जो बात कर रहा हूँ जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे, जो मैनेजमेंट के लेवल पे, उन्होंने इसको फोकस नहीं किया। बिल्कुल। इसकी वजह ये कि एक डिस्पर्स ऑफ वे ऑफ टीचिंग है। कहीं जूम पे हो रही है, कहीं माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, जो जिसमें फिजिकल समझ रहे हैं वो ले रहे हैं क्लासेस, कोई गूगल पे क्लासरूम पे ले रहा है। बट ये है कि पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट हो चुका है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुका है। और मैंने ये देखा कि बाहर की कंट्रियों में भी सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं, क्लासेस ऑन ऑफ हो रही होती, लेकिन यहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो है वो ये कि ऑनलाइन क्लासेस की चीज़ों को समझना कि इसकी इफेक्टिवनेस कैसे हो रही है। एक एग्जांपल दूंगा मैं। पर पाकिस्तान में क्या फ्री वाईफाई दिया जाएगा बच्चों को? अब इंटरनेट का भी एक मंथली जो है वो माँ बाप पे अगर खर्च पड़ जाए तो वो भी बिलावल साहब ने नाइंसाफी अनाउंस होगी। किया था ये एक भी दफा। नाइंसाफी है। वो अनाउंस तो आपको पता है बहुत कुछ होता है। इसी पे हाँ।
एक स्कूल में अगर आप देख लें, एक घर में सपोज कर लें, जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, जी। ठीक है, और तीनों बच्चों डिफरेंट, हर को अलग अलग लैपटॉप दिया गया। जी। देखिए हर जगह अफोर्डेबल नहीं होती, नहीं होता, बिल्कुल कि बिल्कुल सही अगर कह उस घर में 3 बच्चे हैं, ना ही हमारा घर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस में कितनी डिस्टर्बेंसेस होती है, जिसमें ये स्कूल के अंदर भी टीचर्स के अंदर टीचर भी क्लासेस है उसमें भी प्रॉब्लम होती, और इसके घरों में भी। मैंने जाके एज ए, मेरे बच्चे जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मैंने प्रिंसिपल से भी बात की कि खुदारा आप मदर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला कुछ रखें, वो बहुत ज़्यादा एसोसिएट है प्राइमरी, अपनी प्राइमरी के लेवल पर, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग दें, आप सोशल डिस्टेंस रख कर ट्रेनिंग दें, उनको बताएं, सबसे पहले उनको काउंसलिंग करें। मदर सो रही होती हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, नहीं पढ़ाते, तो सुबह का टाइम होता है, दे आर यूज टू, वो इतना यूज टू हो गए, वो कहते हैं ठीक है ऑनलाइन चल रहा है, चलने दो, कोई मसला नहीं, कौन हेडेक ले बच्चों को भेजिए सुबह सुबह। तो वो सारी चीज़ें अब हमें ख़त्म करना चाहिए, हमें खुदारा इस चीज़ को सोचना चाहिए। आपके चैनल से मैं ये बात बिल्कुल हुक्काम वाले तक पहुँचाऊँगा कि देखें, प्रॉब्लम कोरोना का नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच का है, ठीक है। स्कूल फीसेस तो ले रही है टाइम पे, स्कूल फीसेस बिल्कुल ले रही हैं, फीसेस के बगैर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं, एनुअल चार्जेस भी ले रही हैं, तमाम फीसेस ले रही हैं, उनकी अपने अलग ग्रेवेंसेज है स्कूल की, वो कहते हैं सैलरी कैसे देंगे, तमाम चीज़ें, उस पर मैं भी फिलहाल बहस नहीं करूँ, लेकिन स्कूल का फीसेस दे रही है, उसके अकॉर्डिंगली क्या वो सपोर्ट एंड में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस तो दी जा रही हैं, एक घरों में अगर तीन चार बच्चे अगर क्लासेस ले रहे हैं, तो वो सेम टाइम पे कैसे कवर करेंगे। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज घरों का सेटअप ऐसा नहीं है, ये रियलाइज़ करते हुए हमें कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि बच्चों को अब स्कूल खोल दें प्रॉपर। ये मैं बिल्कुल मेरी तरफ से है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखें ऐसा कुछ नहीं है, आप डेटा उठा के देख लें, व्हेन यू टॉक इन द फॉर्म ऑफ डेटा यूर वर्ल्ड विल टॉक टू यू। अगर आप डेटा के फॉर्म में बात करें, आप बताएं स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली जा रहे हैं, कितना इफेक्टिवनेस आ गया स्कूल से, आप बताएं कि स्कूल में जाने की वजह से इतना रिजल्ट खराब हो गया, चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, एक हवा बना के उस चीज़ों को रोका जा रहा है। अल्टरनेट डे पे भेजें, सोशल डिस्टेंस के साथ भेजें, प्रॉपर मॉनिटरिंग करें बच्चों की, वैक्सीनेशन तमाम पेरेंट्स की आपने मांगा, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, पेरेंट्स वैक्सीनेशन दे रहे हैं, हमने खुद गूगल पे उनको दिया है, वैक्सीनेटेड जो है वो डाउनलोड किया है, अपलोड कर दिया उसमें। बट मसला ये है कि हम कोरोना की आड़ में तालीम का जो हमने बेड़ा गर्क किया है, लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ, वो हमने हाल किया है, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, इवन हायर एजुकेशन में भी हमने जो अच्छा, बच्चे की जब बेस बन रही होती है, जब भी बच्चा उसकी बेस ही खराब कर दी ना। अब आप 4 दिन स्कूल जा रहे हैं, 4 दिन बाद आप 1 महीने के लिए घर बैठ रहे हैं, तो वो बच्चा ज़हनी तौर पे तो बिल्कुल मफलूज हो गया। मैं आपको ये बताऊं, देखें इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्तों में आएगा, क्योंकि ये 2 साल में बच्चे ने प्रॉपर वे में नहीं सीखा, जो क्लास में फिजिकल क्लासेस की जो इफेक्टिवनेस होती है वो बच्चों ने नहीं लिया, बच्चा भी कंफ्यूज, टीचर भी कंफ्यूज कि किस तरह से तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि अगर कोरोना के लिए बंद करना है तो प्रॉपर वे में क्लोज करके चीज़ें वैक्सीन करके इंश्योर करके फिर करें, ठीक है। मसला ये हो रहा है कि बच्चे जा रहे हैं, क्लासेस में क्लास हो रही है, उसके बाद 4 दिन बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जा रही हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे क्लास ले रहे हैं, छोटे बच्चों को हमारी ये देख लें कि हमारी लोकेलिटी में बच्चा फेमिलियर नहीं है आईटी के इंस्ट्रूमेंट से, उसके गैजेट से नहीं फेमिलियर है, वो उसे गेम समझता है। क्या आपने मदर को बुला के ट्रेनिंग दिया, क्या मदर को काउंसिल किया? हर मदर क्या मतलब वो बिल्कुल एजुकेटेड है? नहीं है ना। आप मदर को बुला के आपने काउंसलिंग किया, ट्रेनिंग दिया, अच्छा पेरेंट्स की फीडबैक देने का कोई सिस्टम नहीं है हमारा। किसी स्कूल में आपने देखा कि पेरेंट्स की फीडबैक ली गई हो, कि पेरेंट्स को एक फॉर्म आपने सर्कुलेट किया हो कि आप इसमें फीडबैक दें, अदर यू आर सेटिस्फाइड, कुछ क्वेश्चनियर हो, उस फीडबैक के बेसिस पे आप अपने सिस्टम को डेवलप करें। ना गवर्नमेंट लेवल पे पेरेंट की फीडबैक ली गई, ना स्टूडेंट की फीडबैक। तो चलें हायर एजुकेशन में कुछ चीज़ें हैं, इसमें हायर एजुकेशन को बार बार इसलिए मैं देखें, मेरा ताल्लुक तो एज ए यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन फोकस तो ओवरऑल तमाम एजुकेशन पे हो रहा है। बट हायर एजुकेशन ने जो क्वालिटी इन्हांसमेंट से, जो हायर एजुकेशन का QA इदारा है स्पेसिफिकली, उन्होंने बहुत सारे एक मैकेनिज्म और डिवाइसेस में बना दिया है, जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ में अब मॉनिटरिंग, एवेलुएशन और असेसमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। बट देखिए, आप गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के लेवल पे गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने सिर्फ एक डिवाइस दे दिया मैकेनिज्म, अब वो आपके सर पे पुलिसिंग तो नहीं कर सकती। ये अब इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, अब हमारे जो इदारे चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, ठीक है, ताकि उसको करें। सबसे ज़्यादा जो है ना एजुकेशन में, स्कूल और कॉलेजेस के लेवल पे हमें IT सपोर्ट सिस्टम को सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेवल पे लाना होगा, इवन पेरेंट्स से लेकर तमाम स्टूडेंट तक, तो जाकर वो फिर किसी और इसके अलावा मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सिलसिला भी शुरू करना पड़ेगा।
ये ठीक चीज़ें है, बहुत अहम है। ठीक है जी। मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि कराची की मैं बात करूँगी, पाकिस्तान में मसाइल है, पर मैं अब कराची की बात करूँगी। सीवरेज का निज़ाम, पानी नहीं है, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, लाइट जाती है तो फिर आती नहीं है, बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं भी होती उतना आ जाता है। आपको नहीं लगता कहीं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि अवाम को इन चीज़ों में उलझा के रखो, अवाम का जहन किसी और तरफ ना जाए? सबसे पहले तो वो गुर्बत से मारी जा रही है अवाम, रोज़गार नहीं है, फिर सुबह उठते ही नल में पानी नहीं है, बाहर जाता है तो रोड टूटा हुआ है, घर में आता है तो लाइट नहीं है। मतलब ये जान की कोई एक सोची समझी स्कीम है कि अवाम को पागल कर दो। आप ये देखें कि जैसे आपको रंगी सरजानी का मैं बता दूं, किसी भी एरियाज में भी चले जाएं तो उसमें आपको नजर ये आएगा कि उन्होंने सिर्फ गटरों पे लगा दिया कौम को कि भाई तुम्हारे ही गलियां साफ हों। हाँ, उसको ऊपर उन्होंने खुदाई करके छोड़ दिया। हाँ, 3-4 महीने वो छोड़ते हैं, हाँ, उसके बाद पाइप डाल के छोड़ देंगे 4 महीने, इलेक्शन आ जाएंगे। ये सिर्फ इन्होंने जो कहते हैं ना लगा दिया हुआ है कौम को कि भाई आपका पानी सड़कों पे नहीं। अच्छा आप बताएं, नमाजी नमाज नहीं पढ़ने जा सकता, जनाजे गुजर नहीं सकते, कब्रिस्तानों में पानी खड़ा हुआ, हाल बुरा कि गटरों का पानी वहाँ जा रहा है, कब्रिस्तानों की दीवारें नहीं है जिसमें जानवर बेहुरमती करते हैं कब्रों की। एक इलाका ले लें ये लोग और उसको 100% डेवलप कर दें। फिर पॉलिटिकल पार्टीज का एक इशू है, पैसा तो उन्हीं के पास आता है। वो अगर उनका इलेक्टेबल नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट हुआ हुआ एमएनए एमपी नहीं है, तो वो वहाँ के इलाके के लोगों को पैसे दे देते हैं। अच्छा भाई ये आप करा दीजिएगा, हम आपको फंड दे देंगे। अब वो जो जीता नहीं हुआ और उनको फंड नहीं मिल रहा तो वैसे ही भूखे बैठे हुए हाँ, वो आपका जो उन्होंने 50% भी लगाए वो 10% पे आए हुए हैं। देखिए इमरान खान साहब ने फंड दे दिया, लेकिन एक लीडर की तो यही बात है ना, उन्होंने दे दिया लगाए। बिलावल साहब ने फंड दे दिया, अब जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो लगाएं तो सही ना, वो पैसे नहीं लगा रहे उधर। जब वो पैसे लगाएंगे नहीं तो लोगों को कैसे नजर आएगा? आप यूसुफ गोट में देखें, बिलावल साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, इमरान खान से ने लिया, उन्होंने अपने लोगों को वहाँ पैसे दिए, लेकिन आज आप जाके अपनी आंखों से देखें, मीडिया तो बहुत जाता है वहाँ पे कि कल बारिश हुई है तो सिर्फ एक कोई साहब आए हैं फोटो सेशन करके चले गए, उसके बाद कोई भी एक स्वीपर नहीं लगाया। हम लोगों ने कल सुबह सुबह स्वीपर हायर किए और उनको कहा कि गटरों को साफ करके वाइपरों से हमने साफ करवाना शुरू किए रोडे वोडे, लेकिन कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई कुछ नहीं हुआ। और ये इसी तरह ही आप वाली बात 100% है कि इन्होंने गटरों पे लगा दिया हुआ है, कोई लाइफ नहीं है लोगों की। सुबह उठते हैं तो पानी नहीं होता, इसी तरह तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, बातें सुनते हैं कि क्या कपड़े पहन के आए हो, कैसे आए हो। रात को जब आते हैं तो बीवी हैं, उनके पास पानी होता नहीं, कहते हैं कपड़े कैसे धोएं, खाना कैसे बनाएं, खाना कैसे एक नई बनाएं, लड़ाई, लड़ाई एक झगड़े नई होते जंग। हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। फिर गरीब एरिया में तो बाहर बैठेंगे, प्ले ग्राउंड नहीं है यूसुफ कोट में। अब आप बताएं जिस एरिया में प्ले ग्राउंड नहीं होगा उसके बच्चों की लाइफ क्या है? हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं, बड़ों की भी, आप जब ऑफिस से आते हैं आपको थोड़ी देर आपको के लिए पार्क अपने लिए, चाहिए, हाँ बिल्कुल अपने लिए टाइम माहौल चाहिए, आप आपको फ्रेश हो चाहिए जाते कि हैं। आप बिल्कुल निकलें, कपल्स बाहर होना निकलें, चाहिए ये। वॉकिंग ट्रैक हर बिल्कुल। जगह। ये देखिए ये काम जो है ना, हाँ, ये 25 साल पुराने हैं, जो हर एरिया में 25 ईयर्स बैक आपके काम होने चाहिए थे, होने चाहिए थे। जो आज हम दे रहे हैं। सेवरेज आप बताएं कोई काम है? एक एक स्ट्रीट में 6-6, 7-7 पेशेंट्स कैंसर के हो चुके हैं, इतनी बीमारी बढ़ चुकी है और वो गरीब लोगों के लिए डिस्पेंसरी नहीं है। और जब वो पेशेंट बनते हैं तो उनकी हिम्मत देखें कि वो कहाँ से रिक्शे में जाएंगे क्लिनिक प्राइवेटली, और पैसा कहाँ से लाएंगे जब आपने लॉकडाउन रखा हुआ है, तो दिहाड़ीदार तबका कमाएगा कहाँ पे? अब वो उसी तरह मौत का वेट करते हैं, लेटे रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं और कोई अवेयरनेस नहीं गरीबों को। गरीब की जिंदगी खत्म कर दी है, ना गोश्त खरीद सकता, ना मुर्गी, ना फल, ना बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए दूध, दाल सब्जी भी नहीं है अब तो। खत्म कर दिया गरीब को कि भाई तुम लोग वैसे ही हो। हाँ, गुलामों से बदतर कर दिया हाँ, गरीब को। अगर जिस दिन ये गरीबों का अब आप देखें ना, बाज लोग एनजीओज हैं, उन्होंने लगा दिया हुआ है कि जी दस्तरखान, और जो थोड़े बहुत काम वाले हैं उनको मुफ्त खाने पे लगा दिया हुआ हाँ, है। अच्छा अब ये इनको आप चेक नहीं कर सकते, ये वाली बात मेरी भी, मैं इनको भी आप यही चेक बात नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत बड़ा जुल्म है। बिल्कुल। फिर आप राशन दे देते हैं, कोई मांगता है तो सियासी लोग जाते हैं राशन बांट देते हैं। आप उनको रोजगार के ऊपर लाएं, उनकी सेहत के ऊपर लाएं। गवर्नमेंट बहरहाल बहुत ज्यादती हो रही है गरीब लोगों से, और रियासत मदीना में ऐसा नहीं होता, ना होगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब को, सीएम साहब को इसके ऊपर लेना चाहिए और अपनी कमेटियों से रिपोर्ट लेनी चाहिए। ये देने के बाद रिपोर्ट नहीं लेते, पूरे एरिया में नहीं जाते। और आई बिलीव मैम कि इट्स अ मैटर ऑफ 1 और 2 मंथ्स कि ये 2 महीने के लिए ईमानदारी ले आएँ कि मैं इस हल्के से इलेक्ट हूँ, मैंने इस हल्के के काम करने हैं, और बैठ जाएं, अपनी ऐशियाँ ख़त्म कर दें, अपनी चीज़ें ख़त्म कर दें। गोल ले लें
कि आई हैव टू डेवलप दिस एरिया। आई स्वेयर मैं नहीं समझता पाकिस्तानी कौम का कोई लीडर भी इतना सुस्त होगा कि 2 महीने दिन रात करके वो खड़ा नहीं कर सकते। पाकिस्तानी हर काम कर सकता है। अच्छा, जाते जाते मैं एक आपसे बात करना चाहूँगी और फिर उसके बाद हम लोग चले भी जाएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि अब अवाम जो है, इसका चंद अल्फाज में आपने जवाब देना है कि अवाम जो है एक बार वादों पे फिर से यकीन किया और सोचा कि अब तब्दीली आ सकती है, कुछ नया हो सकता है, उन्होंने एक नया स्टेप उठाया। आपको लगता है कि अब अवाम कुछ वादे और ऐसी बातें सुन के फिर कभी किसी पे भरोसा करेगी? तो भरोसा तोड़ा गया है अवाम का। देखिए नहीं, मैं नहीं समझता, लेकिन प्रॉब्लम हमारी आवाम के साथ भी है और जो नॉर्मल एरियाज़ के हैं, गुड टाइप के लोग हैं, जब कैंडिडेट्स आते हैं, इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो उससे पहले आवाम की बाइंग होती है, किसी को पैसों से, किसी से पूरा मंथली राशन से, किसी भी चीज़ से उनकी बाइंग। अगर आवाम ये सोच ले कि हमने बिकना नहीं है, अपना वोट बेचना नहीं है, कोई भी बंदा हो जो काम करने के काबिल हो, जो काम कर सके, भले वो पार्टी का हो ना हो, किसी भी जगह का, उसको इलेक्ट करके लेके आना। तो अवाम भी एक गोल बना ले, हाँ, बिल्कुल, कि ये लाएंगे, ये काम कराएगा। अवाम गोल बनाती है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने काम नहीं करना। अब अवाम सबसे बड़ी अपनी दुश्मन होगी, हाँ, अगर वो इस तरीके से अपने आप को बेचेगी, हाँ, और इन लोगों को लेके आएगी दोबारा, तो फिर आप समझ लें कराची तो कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता भी, ठीक है, अगर ये आज भी चेंजिंग ना करे। ठीक है जी, जाते जाते आप क्या कहेंगे पर चंद अल्फाज में, क्योंकि मेरा लास्ट मिनट चल रहा है। जो सारी बातें थी इसमें एक समराइज फॉर्म में बता कि गवर्नमेंट को चाहिए, दे आर नॉट शोइंग देयर वर्क, परफॉर्मिंग देयर वर्क। एक सिंगल लाइन, गवर्नमेंट काम को शो ना करे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी काम को परफॉर्म करे। वाकई हम क्या कर रहे हैं, हम काम को शो कर रहे हैं। वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द शोइंग देयर वर्क, कि काम थोड़ा सा होता है उसको इतना पब्लिसाइज, क्योंकि हम दिखावा करना चाह रहे हैं, हम करना नहीं चाह रहे ना, हमें सिर्फ दिखाना है। आप इसमें अगर चले जाएं किसी भी इंस्टीट्यूशन लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चले जाएं, एकेडमिक साइड पे चले जाएं, जो अब किसी भी इदारे में चले जाएं, हम काम को शो कर रहे हैं, काम को दिखा। कुछ डेटा मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि मेरा लाइव टाइम खत्म हो चुका है, ये अभी फौरन से ब्रेक पे चले जाएंगे, तो मैं आपको अल्लाह हाफिज भी नहीं कर सकूंगी क्योंकि मेरा लास्ट मिनट है, शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, लाइव इसी तरह होता है कि जब लाइव शो होता है तो आपका जो लास्ट मिनट होता है उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो वो आपकी बात चलती रहती है, पर शो वहाँ से ब्रेक पे और फिर उसके बाद हम न्यूज़ पे चले जाते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब मुझे शो का टाइम मेरा हो चुका है ख़त्म, पर आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। जैसा कि आपको पता है कि बारिश का मौसम है, आपकी ज़िंदगी आपकी फैमिली के लिए बहुत कीमती है, तो आपने अपने आप को सेफ़ रखना है। अगर कोई काम नहीं है तो आपने बिल्कुल बाहर नहीं जाना, घर में रहना है। और अपनी जो घर की औरतें, अम्मी, बहनें या वाइफ जो भी हैं, उनसे कहें कि घर में मज़े मज़े के खाने हमें बना के दें, हम बाहर से नहीं लेके आएंगे क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है। ज़िंदगी रहती है तो ये सारी अच्छी चीज़ें होती रहती है। अपना बहुत ख्याल रखें, कल फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।